तो स्वागत है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की एक और क्लास में। पिछली क्लास में हमने शिक्षा से संबंधित प्रावधान के कुछ अनुच्छेद पढ़े थे और बाकी के अनुच्छेद हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से अनुच्छेद हम इस क्लास में पढ़ेंगे ये जान लीजिए। हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार। एक ये अनुच्छेद हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद 29 इसको बोला गया है भारतीय संविधान में। उसके बाद अनुच्छेद यहाँ पर 29(2) ये कहा गया है नागरिकों को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार, इसको समझेंगे। और तीसरा अल्पसंख्यकों की शिक्षा, ठीक है, अनुच्छेद 30 इसके अंतर्गत आता है। फिर अनुच्छेद 45 इसमें क्या ये पढ़ेंगे, अनुच्छेद 46 इसमें क्या पढ़ेंगे, और आर्टिकल 351 ये सब हम आज क्लास में पढ़ने वाले हैं। और एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे ये मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैटर करती है, क्योंकि आपको नहीं पता ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप बस क्या करते हो, राजन सीरीज पढ़ी और चल दिए, एग्जाम में जाके देखा कुछ नहीं मिला, आप पछताते रह जाते हो। इसलिए पूरी क्लास को ठीक से देखिएगा और यहाँ पर आपको बताएंगे कि बहुविकल्पी अगर बनते हैं तो किस तरह से बनेंगे और अति लघु बनते हैं तो किस तरह से बनते। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार। यह है अनुच्छेद 29। एग्जाम में पहला क्वेश्चन यहीं से ले लीजिए। देखिए एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। अब वहाँ पर अनुच्छेद दे देंगे, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 35। तो आपको वहाँ पर अनुच्छेद जो ये 29 है इसको टिक कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये एग्जाम में लिखना है। तो भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार क्या है, देखिए इससे क्या पता चलता है, भारतीय क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, ठीक है, यानी कि भारतीय क्षेत्र में रहने वाले नागरिक का कोई भी वर्ग हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, कुछ भी हो, जिनकी अपनी विशेष लिपि या संस्कृति है, जिसकी अपनी विशेष लिपि है या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं तो वो क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, सनातनी उनकी प्रकृति है, ठीक है। भगवान श्री राम को जो है वो ज़्यादा मानते हैं, तो सनातनी प्रकृति जो है उनकी है। तो भारतीय संविधान हमें क्या कहता है, वो कहता है कि तुम्हें अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, ठीक है, और कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये आर्टिकल जो 29 का फर्स्ट है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना है। अब एक कोई ऐसा देश है जिसमें अल्पसंख्यक होते हैं, ठीक है, जिनकी जनसंख्या कम होती है उनको अल्पसंख्यक कह दिया जाता है। अनुच्छेद 29 का शीर्षक किसके लिए है, अनुच्छेद 29 का शीर्षक क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है एग्जाम में, ठीक है। क्या अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है किसमें, अनुच्छेद 29 में। इससे क्या पता चलता है कि इसका संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, परंतु गुजरात हाईकोर्ट ने, गुजरात उच्च न्यायालय ने एक कार्यवाही के दौरान निर्णय दिया कि नागरिकों के किसी भी विभाग में, ठीक है, नागरिकों का चाहे कोई भी वो विभाग हो, ठीक है, अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक दोनों ही आते हैं। भाई ऐसा ही तो होगा, मान लो इंडिया है, इंडिया में क्या है, हिंदू बहुसंख्यक हैं, भाई जो ज़्यादा हैं वो बहुसंख्यक हो गए, जो कम हैं वो अल्पसंख्यक हो गए, और मुस्लिम जो है वो अल्पसंख्यक हैं। पाकिस्तान को ले लीजिए, पाकिस्तान में क्या है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो अल्पसंख्यक है, बहुत कम है, लेकिन मुस्लिम धर्म जो है वो बाहुल्य है, तो वहाँ पर मुस्लिम धर्म जो है वो बहुसंख्यक है। इस तरह से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को हम डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी देश में चले जाओ, किसी विभाग में चले जाओ आप, तो वहाँ पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ही आते हैं। पहले संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है, लेकिन बाद में अल्पसंख्यक का प्रयोग नहीं किया गया। बाद में क्या कहा गया, अल्पसंख्यक की जगह नागरिकों के किसी विभाग शब्द का उपयोग किया गया था, ठीक है। ये नहीं कहेंगे अल्पसंख्यक, उसको कहेंगे नागरिकों के किसी विभाग का। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, ऐसा क्यों किया गया था, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार ऐसा क्यों किया गया, अल्पसंख्यक को नागरिकों के किसी विभाग शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है इस पर, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अनुच्छेद केवल संकीर्ण अर्थ में ही अल्पसंख्यकों को ही संरक्षण प्रदान नहीं करता, बल्कि व्यापक अर्थ में इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना है, ठीक है, संरक्षण देना है। उदाहरण के लिए, जब एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाता है तो अल्पसंख्यक ना होते हुए भी वह उस राज्य में अल्पसंख्यक होगा, ठीक है। मान लो आप यूपी में हो, ठीक है, और आप किसी ऐसे स्टेट में चले जाओ, आप यूपी में हो,
तो यूपी में क्या है, यूपी में जो है हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा हैं। अब आप चले जाओ वहाँ केरल की तरफ, केरल साइड में चले जाओ वहाँ पर, तो केरल में क्या है, मुस्लिम ज़्यादा हैं। तो आप वहाँ जाकर उस स्टेट के अल्पसंख्यक हो जाओगे, ठीक है। चाहे भले ही आप बहुसंख्यक में आते हो हिंदू धर्म में, लेकिन जैसे ही आप केरल वगैरह में जाओगे जहाँ पर मुस्लिम इलाका ज़्यादा है, वहाँ पर आप वहाँ पर अल्पसंख्यक में माने जाओगे, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अल्पसंख्यक शब्द के बारे में निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया है। संस्कृति, भाषा और लिपि के मामले में इस अनुच्छेद का आशय केवल तकनीकी अर्थ में अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना ही नहीं है, बल्कि व्यापक अर्थ में अल्पसंख्यकों को भी, ठीक है, संरक्षण देना ही नहीं है बल्कि व्यापक अर्थ में भी, ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं इनको मिलने वाली। यही यही कारण है हम लोगों ने अल्पसंख्यक शब्द नहीं रखा, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि हमने महसूस किया कि इस शब्द का संकुचित अर्थ लगाया जा सकता है, जबकि सदन जिसने अनुच्छेद 18 पास किया का आशय क्या है, अल्पसंख्यक शब्द को व्यापक अर्थ में प्रयोग करना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद यहाँ पर 29 का 2, नागरिकों को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, नागरिकों को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का अधिकार, ठीक है भाई। नागरिकों को क्या होता था, पुराने टाइम में शिक्षा में प्रवेश का अधिकार नहीं था। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ज़माना था, उन्हें क्या है, स्कूल के क्लास के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था। उनको कोई स्कूल एडमिशन नहीं देता था, कहता था कि तुम भाई अनुसूचित जाति को हो, अछूत हो, इसलिए उनको एडमिशन नहीं मिल पाता था, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 29 के भाग 2 के अनुसार राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली, मतलब ऐसा स्कूल जिसमें सरकार का धन लगा हुआ है, सरकारी स्कूल होते हैं, किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, वंश, जाति, भाषा, इनमें से किसी आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता। मतलब यह 29(2) क्या कहता है, आर्टिकल 29 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये कहता है कि आप चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आपको किसी सरकारी स्कूल में या कोई ऐसा संस्थान जो सरकारी पैसे से बना है, सरकारी अंडर में आता है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता, ठीक है, आपको दंडित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार किसी विशेष राज्य क्षेत्र में निवास के आधार पर प्रवेश के आरक्षण से 29(2) का अतिक्रमण नहीं होता, ठीक है। तो समझ में आया आपको ये अनुच्छेद 29 का 2 पार्ट। बाकी हम डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, लेकिन लिख आप इतना ही लीजिए बस। कहाँ से, यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 30 की, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, मोस्ट इंपोर्टेंट है अनुच्छेद 30, ठीक है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अल्पसंख्यकों के आधार की चर्चा की गई है, अधिकार की चर्चा की गई है। मतलब क्या है इसका, इसमें यह बताया गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। यानी कोई ऐसा वर्ग है जो अल्पसंख्यक है, तो वह अपने अकॉर्डिंग, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग, अपने लोगों के अकॉर्डिंग स्कूल या संस्थान खोल सकता है, जिसमें वह अपने बनाए हुए सिद्धांत को पढ़ा सके, ठीक है। शिक्षा संस्थानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय भी आ जाते हैं। इसमें स्थापना और प्रशासन 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, स्थापना और प्रशासन। तो स्थापना शब्द से क्या अभिप्राय है कि संस्था के क्रियाकलापों का प्रभावी रूप से प्रबंध करना, ठीक है, ठीक ढंग से प्रबंध करना और उन्हें चलाना, सुचारू रूप से चालू कर देना। अनुच्छेद 30(1) के अधीन अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था का प्रशासन का अधिकार तभी प्राप्त होगा जब यह साबित हो कि उस संस्था की स्थापना उसके द्वारा की गई है। मतलब अल्पसंख्यकों ने मान लो कोई स्कूल खोला, ठीक है, और उन्हें वे चाहते हैं कि हम ये पढ़ें, जैसे मदरसे हो गए, ठीक है, अगर उन्होंने अपने आप मदरसे खोले तो उनका अधिकार है कि वो उसमें क्या पढ़ाएं, ठीक है। प्रशासन ने संस्था के क्रियाकलापों के प्रबंध का बोध होता है, प्रशासन से क्या बोध होता है, तथा प्रबंध पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जिससे कि संस्थापक जो उचित समझे अपने भावों के अनुरूप संस्था को ढाल सके, जिससे कि सामान्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के हित तथा विशेष रूप से संस्था के हित की सर्वोत्तम रूप से पूर्ति हो सके। मतलब अल्पसंख्यकों को भी इसमें जो है विशेषता दी गई है। अब अनुच्छेद 45 की ओर हम रुख करते हैं। अनुच्छेद 45 क्या होता है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है कि राज्य संविधान के
लागू होने के 10 वर्षों के अंदर इसे 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। मतलब जब से ये संविधान आर्टिकल लागू हुआ तब से जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूल में फ्री एजुकेशन मिलेगी, उनसे कोई रुपया नहीं लिया जाएगा। जैसे आजकल आप देखते हैं प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ने जाते हैं बच्चे, उन्हें खाना भी वहाँ मिलता है फ्री, पढ़ाई बिल्कुल फ्री, बैग मिलता है, कपड़े मिलते हैं, ड्रेस मिलती है और उनके अकाउंट में अब तो कुछ राशि भी आती है। ठीक है, इस तरह से उनको बिल्कुल और बढ़ावा दिया गया है कि वह अच्छी से अच्छी शिक्षा को हासिल कर सके अधिक से अधिक संख्या में। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 45 में ये कहा गया है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु का फ्री प्रबंध कौन, ये निःशुल्क प्रबंध कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बता रहा हूँ आपको, इम्पोर्टेंट इसके लिए। इस व्यवस्था से क्या होगा, लोगों के बच्चे भी 8वीं कक्षा तक की शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कुछ समय बाद भारत से निरक्षरता का अंत हो जाएगा। मतलब सब बच्चे जब पढ़ेंगे तो भारत में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। संविधान के 86वें संशोधन में अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़कर बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने को मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया है। मतलब ये छात्रों का, बच्चों का मौलिक अधिकार है कि उनको फ्री पढ़ाया जाए 8वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में। अनुच्छेद 46 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 46 क्या कहता है, इस बात का आह्वान करता है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशेषतः अनुसूचित जाति, मतलब जो SC और ST में आते हैं, उनके लिए कहा गया है। अनुच्छेद 46 में ये कहा गया है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्ग जैसे SC ST के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा। ठीक है, सामाजिक अन्याय से, जैसे सामाजिक अन्याय का मतलब है भेदभाव करना। मान लो कोई SC का स्टूडेंट है, अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति ही है, तो उससे क्या कहता है कि भाई तुम SC के हो, तुम यहाँ से हटो, यहाँ पर तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते। ठीक है, इस तरह से जो शोषण होता है उसको दूर करना ही अनुच्छेद 46 का क्या है, उद्देश्य है। और अगर कोई ऐसा दुर्व्यवहार करता है, अनुसूचित जाति से भेदभाव करता है, तो वह कानूनी रूप से अवैध है और उसको सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए अनुच्छेद 46 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार, यह अनुच्छेद किस में कहा गया है, 351 में। अब 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों के अभिव्यक्ति का साधन बन सके। धीरे धीरे हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ाया जाएगा। 351 का आशय है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि अनुच्छेद 351 का क्या आशय है, तो इसका आशय है राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए धीरे धीरे हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ाया जाएगा। कोई बात जो इस एकता को आघात पहुंचाएगी अनुच्छेद 351 के विरुद्ध होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल DLED स्टडी सेंटर। थैंक यू, जय हिंद।